साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से आयोजित की गई कार्यजाली परिचारी परीक्षा के ऊपर बात करेंगे। यानी कार्यजाली परिचारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर बात करेंगे। यानी ऑफिस अटेंडेंट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधान परिषद की तरफ से यह परीक्षा जो है 21 दिसंबर 2025 को प्रथम पाली में आयोजित की गई। वीडियो देर से बनाने का कारण है कि प्रश्न पत्र देर से उपलब्ध हो पाया, जिस वजह से जो है वीडियो आज हम बना रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि यह परीक्षा जो है 21 दिसंबर को ही बिहार विधान परिषद की तरफ से आयोजित की गई थी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से नहीं होता है। यानी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से नहीं होता है। यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश, एक तरफ हिंदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से होता है, जो दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा है। सिहावा पर्वत जो है वो दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में अत्यधिक निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। प्रश्न है कि उत्तरी भारत का खादर क्षेत्र किससे निर्मित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, खादर जो है नई मिट्टी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। यहां से इंग्लिश देख लीजिए, हम हिंदी दिखा देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ है। ये नवंबर 2025 का न्यूज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, यानी अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित राज्य है केरल, यानी सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। वही अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिण अक्षांश के बीच चलने वाली प्रबल पछुआ पवनी को जो है वो आपको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी में प्रचंड पचासा, चीखा, चीखता साठा भी महत्वपूर्ण है। ये सभी पवने हैं दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी दक्षिणी अक्षांशों के बीच 40 से 50 डिग्री। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा, यानी लाइमस्टोन हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। इधर हम लोग हिंदी देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता रखता है। इसका राइट आंसर जो है आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल हो जाएगा। ये आपको ब्रह्मगिरी हिल जो है आपको कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित है। ये हो जाएगा, ये फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लिए हैं, 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान किस मानव गतिविधि का है। तो इसका राइट आंसर जो है
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, वनों की कटाई हो जाएगा। इस कड़ी में कृषि भी है, जिसमें अत्यधिक फर्टाइल का उपयोग किया जाता है, तो वो भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आप ए के साथ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं यहां से। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसका 10 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1858 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858 हो जाएगा। 11 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर मुनरो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 था, अब हम लोग 13 के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा सह स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है सह स्थापित, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो सह स्थापित किया गया था? यहाँ पे अनुशीलन समिति इसका आंसर ना होकर के जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा, क्योंकि सह स्थापित पूछा गया है। अनुशीलन समिति भी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन सह स्थापित पूछा है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा है सह स्थापित, वहीं स्थापित पूछता तो फिर आप अनुशीलन समिति 1913 पटना में जो स्थापित किए थे उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। वहीं अगला है प्रश्न संख्या 14 है कि संपत्ति का निकास सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? यानी संपत्ति का निकास सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नेहरू ने। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए। हम लोग हिंदी वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से की गई थी? यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी आधिकारिक रूप से? तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई। नमक तोड़ कानून का विरोध किया गया। भारी विरोध प्रदर्शन के कारण जो महिलाएं घर से बाहर निकली, इस कारण से जो है पहली बार व्यापक भागीदारी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखी गई महिलाओं की। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, 17 है, यहां से देख सकते हैं। 17 जो है पूछा है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, पूरा विकल्प देख लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा ठीक है। यानी खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
इसका राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। गलत पूछा गया है, गलत है, क्योंकि ये भी सही है। यह आंदोलन अली बंधुओं ने उस्मानी खलीफा की रक्षा हेतु प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। इसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में समर्थन दिया, ठीक, ये भी ठीक है। इसे 1920 में असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया, ये भी ठीक है। तो गलत पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यह आंदोलन खलीफा को पुनः स्थापित नहीं कर पाया। अंततः क्या हुआ कि 1924 में तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 18 के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस संरचनात्मक परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है जो भारत जैसे देश में आर्थिक विकास के दौरान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानांतरण, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र में नहीं आता है, संगठित क्षेत्र में नहीं आता है, ये पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि संगठित क्षेत्र में नहीं आता, यहां से आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्माण स्थल पर कार्यरत दैनिक मजदूर। ये आपको संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं, बल्कि असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो संगठित में नहीं आने वाले तो असंगठित में आएंगे, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तर के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक होगा, ये पूछा गया है। इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, राइज इन पर कैपिटा इनकम एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। यहाँ से हिंदी भी देख लीजिए कि भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तर के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो मुद्रास्फीति समायोजित प्रति व्यक्ति में वृद्धि, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 21 देख लिया जाए। यहाँ से देख सकते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल प्रजनन दर, जो है एचडीआई की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का 21 का जो है आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन के दौरान एल्वियोली और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन हो जाएगा, यानी विसरण हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा यानी विसरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटती है तो सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या होगा। ये पूछा गया है कि यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटती है तो सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या होगा। जनसंख्या वृद्धि दर पर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य का सर्वोत्तम समर्थन करती है, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य का सर्वोत्तम समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से हिंदी देख लीजिए, यानी जैविक कृषि और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न है
कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? आभासी एवं सीधा दर्पण के पीछे होगा। बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 25 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट से 100 वाट है। यदि इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाए तो बिजली की खपत क्या होगी? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो है 25 वाट निकल के आएगा, यानी 26 का ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। 27 है कि घरेलू सर्किट में निम्नलिखित में से कौन मुख्य लाइन के समानांतर जुड़ा होता है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपकरण जैसे पंखा, बल्ब। 27 का डी हो जाएगा, डी फोर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। तो 28 का जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ए और डी में कंफ्यूजन है। तो आपको क्या लगता है? हम डी मानते हैं। चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, क्योंकि ए और डी में कंफ्यूजन है तो हमको जैसा लगता है कि इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। इसे आप लोग एक बार चेक कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अभिक्रियाशीलता कर्म अभिक्रिया श्रेणी सही है? सॉरी सॉरी, 27 का जो है ना, 28 ठीक तो है। 28 था ना? हाँ 28, इसका आंसर डी ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर, 29 का जो है आपको बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है, यानी मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए में है। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, वही पूछा गया है। तो यहाँ से हिंदी देख लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी हो जाएगा, सी को जाना हो जाएगा। ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ध्यान रखिएगा। वही 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार हो गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दी गई थी। तो सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बात कर लिया जाए। 1 मिनट। प्रश्न है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है आपको कनाडा से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो कनाडा से लिए गए हैं। और भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है कि कौन सी संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सी हो जाएगा। वहीं अगला है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। बी हो जाएगा, सही जवाब है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, यानी लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है राष्ट्रपति भंग करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। आर्टिकल 85(2) बी के तहत जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं। भारत में अगला प्रश्न है
कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से। इन भारत में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरम। ये मार्च 2027 तक रहेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। वही यहां से देख लेते हैं, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य को बिहार के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? तो 12। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 39 था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2025 में वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया कुरीना मचाडो को। यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 2025 में जो है मारिया कुरीना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। यहां से देख सकते हैं, हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग चूज करना है। यानी तैरने की इच्छा जो है इसका आंसर हो जाएगा तृषा, यानी ये हो जाएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, मुकुल हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका ये होगा, इसका भी ये होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, मुकुल हो जाएगा। और पूर्व दिशा के लिए एक शब्द जो है आपको प्राची हो जाएगा। तो जितना प्रश्न मिल सका उतना हमने करवा दिया है। यदि शेष प्रश्न भी उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर आपको सॉस में वो भी करवा दिया जाए। तो ये था आपको बिहार विधान परिषद कार्यशाला परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। यह एग्जाम जो है 21 दिसंबर 2025 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।